हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम एक पेशेंट का केस डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये मेल जेनिटल हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन ज़्यादा सेक्सुअल टॉपिक नहीं है। लेकिन फिर भी हाँ, मेल जेनिटल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है, तो यदि आपको इंटरेस्ट है तो ही वीडियो देखिए, अदरवाइज आप यहीं से स्किप कर सकते हैं। चलिए, आप पहले इनका सवाल सुन लीजिए। इन्होंने वेबसाइट के माध्यम से पेमेंट करने के बाद में अपना सवाल पूछा है और स्पेसिफिक वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया है। इनका सवाल है, आई एम हैविंग वेरिकोसील ग्रेड 3। ठीक है, वेरिकोसील के 3 ग्रेड होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो थर्ड नंबर का जो ग्रेड है वो उनको वेरिकोसील हो रखा है और स्पर्म काउंट इनके 9 मिलियन है। ठीक है, 2 अलग अलग बीमारी है जिनके बारे में इन्होंने पूछा है। फर्स्ट वेरिकोसील, सेकंड है कि इनके जो स्पर्म काउंट है वो 9 मिलियन हो गए हैं। अब इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट थिंग, क्या इसका आयुर्वेद में कोई ट्रीटमेंट है? पहला सवाल इनका। दूसरा इनका सवाल है कि आईवीएफ इन कॉज वी कांट कंसीव द बेबी, क्या ये आईवीएफ के द्वारा बेबी कंसीव कर सकते हैं? और तीसरा ऑप्शन है, इनको सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं। ठीक है, और अगर सर्जरी करवा लेते हैं तो क्या सक्सेस रेट है? ठीक है, ये इनके पूरे सवाल हैं। अब सवाल आपने आराम से सुन लिया। अब पहले हम थोड़ा सा बेसिक में जाते हैं। वेरिकोसील क्या बीमारी है उसके बारे में समझ लीजिए। वेरिकोसील का मतलब होता है कि जो मेल जेनाइटल के अंदर टेस्टिकल होते हैं, टेस्टिकल की कवरिंग होती है स्कॉट्रम। टेस्टिकल है, अंदर 2 टेस्टिकल होते हैं, उसके ऊपर कवरिंग होती है स्कॉट्रम की। इनके अंदर ब्लड की सप्लाई के लिए बहुत सारी आर्टरी और वेन का गुच्छा बना रहता है ना, खून की सप्लाई होने के लिए। क्योंकि जितना भी न्यूट्रिशन है, जो भी ऑक्सीजन है, जो कुछ भी हमारे शरीर में पहुंचना है वो अल्टीमेटली ब्लड के माध्यम से पहुंचना है। तो ब्लड पहुंचाने के लिए, ये सारे न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए ब्लड की बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, अपने झाड़ियां देखिए ना, जो पेड़ होते हैं उनकी झाड़ियां होती है। नीचे पहले एक बड़ा तना होता है, फिर एक छोटी छोटी ब्रांच में बढ़ता है, फिर और छोटी ब्रांच में, फिर और छोटी ब्रांच में बढ़ जाता है। इसी प्रकार से इस चीज में होता है ना। और ये सिर्फ पर्टिकुलरली स्कॉट्रम में नहीं, हर जगह पर ऐसे होता है। ठीक है, आर्टरी की अपनी पूरी गुच्छा होता है, वेन्स अपनी होती हैं। आर्टरी जो रहती है वो साफ खून लेके आती है, जो वेन्स होती है वो पूरा गंदा खून वापस हार्ट की तरफ में लेके जाती है। ये दोनों आपस में मिलती हैं, इनकी बहुत सारी कैपिलरीज की एक गुत्थम गुत्थी, एक पूरी ऐसी संरचना बनी होती है जिसके माध्यम से खून की सप्लाई होती है। अब वेरिकोसील में क्या होता है कि ये जो वेन है, इस आर्टरी नहीं, स्पेशली जो वेन है जिनका काम गंदे खून को या फिर ऑक्सीजनेटेड खून जो रहता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, उसको वापस ले जाने का काम करती हैं वेन। इन वेन के अंदर होते हैं वॉल्व्स। वॉल्व का मतलब क्या है? दरवाजे होते हैं जो कि खुलते और बंद होते रहते हैं। जब कभी ये जो पर्टिकुलर वॉल्व है ये खराब हो जाते हैं, खराब होने की वजह से यहाँ पर ब्लड का कंजेशन डेवलप होने लगता है, ब्लड ज्यादा मात्रा में इकट्ठे होने लगता है। ब्लड जिसको नॉर्मल तरीके से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, हार्ट की तरफ जाना चाहिए, वो उस तरीके से नहीं जा पाता है। उसकी वजह से यहाँ पे ब्लड की मात्रा इकट्ठी होती है। ब्लड की मात्रा ज्यादा इकट्ठी होती है तो टेस्टिकल जो है और स्कॉट्रम है वो थोड़ा सूजा सूजा, बड़ा और साइज में बड़ा दिखाई देने लगता है और स्वेलिंग जैसी महसूस होती है। इसी को वेरिकोसील कहा जाता है। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन। मॉडर्न में इसके बारे में पूछेंगे कि क्यों खराब हो जाते हैं वॉल्व, क्यों खराब हो जाते हैं, उसके बारे में कोई पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है कि आफ्टर ऑल वेरिकोसील डेवलप क्यों होता है। ये हुआ मॉडर्न का। अब इसकी ग्रेडिंग होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड की ग्रेडिंग होती है। फर्स्ट ग्रेड का मतलब होता है कि वेरिकोसील ज्यादा कुछ नहीं है, कभी कभार महसूस होता है जब प्रेशर लगाते हैं, जब एब्डोमेन को दबाते हैं या फिर कोई भारी वजन उठाते हैं, उस समय पर थोड़ी सी स्वेलिंग महसूस होती है। ग्रेड 2 का मतलब है कि आपको स्टैंडिंग पोजीशन में विजिबली ग्रोथ दिखाई देती है। ग्रेड 3 का मतलब है कि आपको विजिबली ग्रोथ दिखाई देती है और इसके साथ में आपको पेन और बाकी सारे जो डिस्कम्फर्ट होने चाहिए वो होने लगे हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में भी इसकी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 पता चलती है, पर वो एक डिफरेंट तरीके से उसका उसकी जो गणना की जाती है, कौन सा ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन उससे आपका कोई मतलब नहीं है, उसके बारे में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमने मॉडर्न के बारे में जान लिया कि वेरिकोसील मॉडर्न के अंतर्गत क्या है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वेरिकोसील में आपने कौन कौन से सिम्टम्स महसूस किए हैं प्लीज उसको कमेंट करके जरूर बताना। अब वीडियो आगे भी देखो। आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। आयुर्वेद में वेरिकोसील या इससे रिलेटेड जो डिसीज है उसे वृद्धि रोग कहा जाता है। वृद्धि का मतलब होता है साइज में बढ़ जाना, तो इसे वृद्धि रोग कहा जाता है। वृद्धि रोग का पूरा डिटेल वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान के अंतर्गत और चिकित्सा स्थान में डिटेल में वृद्धि रोग का वर्णन किया है। आचार्य चरक ने भी किया, आचार्य वाग्भट ने भी किया है, और भी माधव निदान वगैरह में भी इसका डिटेल वर्णन मिलता है। लेकिन जो स्टार्टिंग का ग्रंथ है इसमें सबसे पहले वर्णन है वो है आचार्य सुश्रुत का। उन्होंने निदान स्थान और चिकित्सा स्थान में इसका डिटेल वर्णन किया है।
आयुर्वेद में जो वृद्धि रोग है वो 7 तरीके के होते हैं। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज होते हैं, जो कि पर्टिकुलरली टेस्टिस से रिलेटेड जो वेरिकोसील की प्रॉब्लम है उसको इंडिकेट करते हैं। और उसके अलावा मूत्रज वृद्धि होती है जो कि हाइड्रोसील के अंतर्गत आती है। आंत्र वृद्धि होती है, आंत्र वृद्धि इंग्वाइनल हार्निया को कहा जाता है। और उसके अलावा एक मेदोज वृद्धि होती है, यानी कि फैट का एक्यूमुलेशन हो जाना, ठीक है, फैट जमा हो जाता है जिसकी वजह से साइज बढ़ जाती है टेस्टिस की, स्कॉट्रम की साइज बढ़ जाती है और वो स्वेलिंग महसूस होती है वहां पर, ठीक है। ये 7 तरह के वृद्धि रोगों का वर्णन है आयुर्वेद में। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको क्लियर करूंगी। अब हम उनके सवाल पे यदि वापस आए, उन्होंने क्या बोला है कि इनको 9 मिलियन स्पर्म काउंट है, यानी कि इनको ओलिगोस्पर्मिया है। अब वृद्धि रोग के जो निदान है या जो वृद्धि रोग से होने वाली भविष्य में होने वाली व्याधियां हैं उसमें कहीं पर भी ओलिगोस्पर्मिया का वर्णन नहीं है। ओलिगोस्पर्मिया मतलब आयुर्वेद में शुक्राणु क्षय या फिर नपुंसकता या फिर क्लेव के अंतर्गत इसका वर्णन नहीं है। वृद्धि रोग के जो कारण होते हैं उसे शूक दोष में बोला गया, यानी 18 प्रकार की ऐसी बीमारियां होती है जो कि स्पेशली मेल के पेनिस से रिलेटेड होती हैं, उन बीमारियों का वर्णन है। लेकिन नपुंसकता का या फिर शुक्राणु संख्या के कम हो जाने का या शुक्र क्षय हो जाने का वर्णन नहीं है वृद्धि रोग के अंतर्गत। वृद्धि रोग के कारणों में भी ऐसा कुछ वर्णन नहीं है कि जिनको ओलिगोस्पर्मिया होता है, जिनके स्पर्म काउंट कम होते हैं या फिर उनको शुक्र का क्षय होता है, उनको वृद्धि रोग हो जाता है। मतलब कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वेरिकोसील और ओलिगोस्पर्मिया आपस में कोरिलेटेड नहीं है। मतलब हिंदी में मैं बताऊं तो आयुर्वेद में वेरिकोसील जिसे वृद्धि रोग कहा जाता है, ओलिगोस्पर्मिया जिसे शुक्र क्षय कह सकते हैं, ये दोनों पर्टिकुलरली रिलेटेड नहीं है। मॉडर्न के ऊपर यदि मैं आऊं तो मॉडर्न में भी आप ये बहुत सारे रिसर्च पेपर में देख सकते हैं कि 100 में से यदि हम 100 व्यक्तियों के ऊपर रिसर्च करें, 100 में से यदि 60 व्यक्ति जिनको वेरिकोसील है, जिनको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, लेकिन उनको ओलिगोस्पर्मिया नहीं होता, यानी कि वेरिकोसील होने के बावजूद उनको ओलिगोस्पर्मिया नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ओलिगोस्पर्मिया तो है, यानी कि स्पर्म काउंट कम है, लेकिन उनको वेरिकोसील नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि ये अभी तक केवल एक थ्योरी है, पर्टिकुलरली प्रूव नहीं हुआ, एक हाइपोथेसिस है कि जिनको वेरिकोसील है उनको ओलिगोस्पर्मिया होता है। अदरवाइज कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें इन दोनों में के बीच में किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं देखा गया। यानी कि यदि आप, जैसा आपने बोला है कि आप सर्जरी करवा ले, यदि आप वेरिकोसील के लिए सर्जरी करवा भी लोगे तो उससे भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका ओलिगोस्पर्मिया ठीक होगा कि नहीं होगा। दोनों अलग अलग बीमारी हैं, केवल टेस्टिस और स्कॉट्रम से जुड़ी हुई रहती है, इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों एक ही चीज हैं, पर वास्तव में दोनों अलग अलग बीमारी हैं, ठीक है। वेरिकोसील की चिकित्सा के लिए, अब उसकी चिकित्सा यदि आप चाहते हो, उसको ठीक करना चाहते हो, सर्जरी लास्ट ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि यदि आप इसे सर्जरी करवा भी लो तो 6 से लेकर 1 साल के अंतर्गत आपको वापस ग्रोथ हो जाएगी। क्यों ग्रोथ हो जाएगी इसको भी समझ लो। वेरिकोसील होने का मेन कारण क्या है? वॉल्व का खराब होना। जो वेन के अंदर जो वॉल्व थे वो खराब हो जाते हैं। वॉल्व क्यों खराब हो रहे हैं उसका जो कारण है एलोपैथी में वर्णन नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से अपान वायु दुष्टि होती है, यानी कि आप गलत आहार विहार का सेवन कर रहे हो, गलत दिनचर्या का सेवन कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको वेरिकोसील डेवलप हो रहा है। वो कौन कौन से आहार विहार है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। जब आप उन सब का सेवन करते हो और उसकी वजह से आपकी अपान वायु प्रकोपित होती है, तो यदि आप सर्जरी करवा करके उस पर्टिकुलर वॉल्व को ठीक कर भी लो या फिर उस पर्टिकुलर वेन को या जो कैपिलरीज है उसको खत्म कर भी दो, उसको किसी भी तरीके से ठीक भी कर दो, लेकिन यदि आपका आहार विहार ठीक नहीं है, आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, तो 6 से महीने से लेकर 1 साल तक आपको वेरिकोसील वापस डेवलप हो जाएगा। ओलिगोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट में सर्जरी का कोई रोल नहीं है, तो ओलिगोस्पर्मिया में तो आपको सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं है। ओलिगोस्पर्मिया यानी कि स्पर्म काउंट का बढ़ना, स्पर्म काउंट का कम हो जाना, एक डिफरेंट डिसऑर्डर है, इसके बहुत सारे अलग कारण होते हैं और ओलिगोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। 90% केस में ओलिगोस्पर्मिया आयुर्वेद के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। याद रखना, ओलिगोस्पर्मिया ठीक किया जा सकता है। एजोस्पर्मिया जो होता है यानी कि स्पर्म काउंट ही नहीं है, स्पर्म है ही नहीं, वो एक डिफरेंट डिसऑर्डर होता है, ठीक है। स्पर्म का ना होना और स्पर्म का कम मात्रा में होना, ये दो अलग बीमारियां हैं। तो इस वीडियो को पर्टिकुलरली ध्यान रखिए, ओलिगोस्पर्मिया की बात हो रही है जिनके स्पर्म काउंट कम हो गए हैं। तो आपके केस में आपने मुझे बताया, जैसा आपने लिखा है वेबसाइट फॉर्म में, कि आपके 9 मिलियन स्पर्म काउंट हैं, ये बढ़ सकते हैं, ठीक है, ये बढ़ सकते हैं। आप इसके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या लेना है वो मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक होता है और फिर दवाइयाँ थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है।
ठीक है। और हाँ, पर्टिकुलरली ओलिगोस्पर्मिया पे ऑलरेडी वीडियो है, मैं उनको पर्टिकुलरली वीडियो में भी लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, तो आप जाकर वो पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। अब वेरिकोसील के कॉज के ऊपर आते हैं आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से। एलोपैथी में तो उसका कोई पर्टिकुलरली कॉज दिया नहीं गया है। आयुर्वेद में इसके जो कॉज वर्णित हैं उनको आप थोड़े ध्यान से सुनिए, ठीक है। मैं आपको रेफरेंस यहीं पे दिखा रही हूँ। पहले संप्राप्ति देखते हैं, होता क्यों है, ठीक है। जो वृद्धि रोग होता है उसकी संप्राप्ति के लिए आचार्य सुश्रुत ने लिखा है कि जो व्यक्ति वात पित्त कफ के प्रकोपित आहार विहार का सेवन करता है उसमें मुख्य रूप से वात बढ़कर, पित्त और कफ भी बढ़ते हैं लेकिन मुख्य रूप से वात बढ़कर, और वात में भी कौन सी, अपान वायु बढ़कर फल वह वाहिनियों में यानी कि स्कोट्रम की जो ब्लड सप्लाई है उसके अंतर्गत आश्रित होकर के वृद्धि रोग को उत्पन्न करती है, ठीक है। ये आचार्य सुश्रुत ने लिखा हुआ है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे आहार विहार का सेवन कर रहा है जो कि अपान वायु को प्रकोपित करता है। अब अपान वायु क्या है, आयुर्वेद में वायु के 5 टाइप होते हैं, उनमें से एक टाइप होता है अपान वायु। अपान वायु का काम होता है गर्भ को, शुक्र को, आर्तव को, मल को और मूत्र को, ये 5 चीजों को शरीर से बाहर निकालना और उनकी गति को मेंटेन रखना अपान वायु का काम होता है, ठीक है। गर्भ स्त्रियों में होता है, प्रेग्नेंट लेडी में। आर्तव स्त्रियों में होता है। आर्तव से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है उसमें भी आपकी अपान वायु की ही दृष्टि होती है। उसके बाद शुक्र को शरीर से बाहर निकालना, जो आप इजैकुलेट करते हो, जो ऑर्गाज्म आता है उसमें शुक्र बाहर निकलता है, उस क्रिया को मेंटेन रखने का काम अपान वायु करती है। और मल और मूत्र को सामान्य तरीके से शरीर से बाहर निकालने का काम अपान वायु करती है। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के गलत आहार विहार का सेवन करते हैं जिससे कि अपान वायु प्रकोपित हो जाती है, यदि आपको पेट के डिसऑर्डर है, कॉन्स्टिपेशन है, आपको मल ढंग से पास नहीं हो रहा है, यदि आपको यूरिन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, या फिर आपको शुक्र से रिलेटेड डिसऑर्डर है। शुक्र से रिलेटेड डिसऑर्डर ज्यादातर मेल में जो कि पुरानी हस्त मैथुन की हिस्ट्री है और वो भी हस्त मैथुन का एडिक्शन है, उन लोगों में जब अपान वायु प्रकोपित हो जाती है तो अपान वायु प्रकोपित होकर के आपको वृद्धि रोग पैदा करती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सारे आपके हैं। यदि आपको पेट के डिसऑर्डर हैं, यदि आपको यूरिन के डिसऑर्डर हैं, यदि आपको मस्टरबेशन का एडिक्शन है या फिर सेक्सुअल एडिक्शन हो रखा है, याद रखना एडिक्शन, नॉर्मल कर रहे हो तो बीमारी नहीं होगी, एडिक्शन हो रखा है तो आपको बीमारी हो सकती है। इसको आयुर्वेद में वृद्धि रोग के कारणों में बोला गया है। इसके अलावा यदि आप ऐसे कार्य करते हो जिससे कि आपकी अपान वायु को दबाव पड़ता है, उसकी गति नीचे की ओर होती है, कौन सी ऐसी चीजें होती हैं, ज्यादा वाहन चलाना, क्योंकि आप आजकल है ना मोटरसाइकिल वगैरह होते हैं वो बहुत ज्यादा चला रहे हो, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए कि आपको प्रकोपित ना हो वो आप नहीं कर रहे हो। इस प्रकार की एक्सरसाइज करना जिससे कि शरीर के ऊपर वजन पड़ता है ना, आप वजन उठाने के व्यायाम कर रहे हो या फिर पेट के व्यायाम कर रहे हो, लेकिन आपकी जो मसल्स हैं वो कमजोर है, आपने उसका ध्यान नहीं रखा कि आपको मसल्स को हेल्दी रखना है, और डायरेक्टली आप पहले दिन जिम गए, आपने बहुत सारा वजन उठा लिया, तो क्या होता है, अपान वायु प्रकोपित हो जाती है, उसकी गति नीचे की ओर हो जाती है और उससे इस प्रकार की बीमारियां पैदा हो सकती है। इस प्रकार के कारण होते हैं जिसकी वजह से वृद्धि रोग होता है। इसकी चिकित्सा में यदि आपको वेरिकोसील की चिकित्सा करनी है, बहुत सिंपल है, आपको अपनी अपान वायु को ठीक करना है। पेट ठीक कर लीजिए, पेशाब जो आपको ढंग से नहीं आ रही है उसको ठीक कर लीजिए, सेक्सुअल लाइफ को थोड़ा सा मेंटेन करने के ऊपर ध्यान दीजिए, यदि किसी प्रकार का एडिक्शन हो रखा है, कुछ भी हो रखा है, उसको कंट्रोल करने का प्रयास करिए, लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा सही करिए। यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ग्रेजुअली एक्सरसाइज करिए। मैं जितने वेरिकोसील के पेशेंट कभी डिस्कशन करती हूँ, बात करती हूँ अपने फेलो डॉक्टर से, उनसे ही बात करती हूँ, तो अक्सर ये चीज़ होती है कि जो लोग अचानक से जिम जाना चालू कर देते हैं और पहले दिन गए मूड में आके उन्होंने 2 घंटे का वर्कआउट कर लिया, ऐसे लोगों को मसल्स डैमेज हो जाती है और ऐसे लोगों को इस प्रकार की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से एक्सरसाइज करते समय जो सपोर्टरीज होते हैं, स्पेशली प्रकार के अंडरवियर्स आते हैं जो कि आपके जेनाइटल ऑर्गन को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, उस प्रकार के अंडरवियर का इस्तेमाल नहीं करते और फिर जाके हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो भी विदाउट ट्रेनर के करते हैं, पता नहीं है कौन सी एक्सरसाइज करनी है, पहले दिन गए वजन उठा लिया या एब्डोमेन को दबाने वाली एक्सरसाइज कर ली, मसल्स आपकी कमजोर थी तो उसकी वजह से आपको वृद्धि रोग धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। पहले दिन में जोश में आके बहुत सारे आपने दंड बैठक लगा लिए, ऐसे लोग जो ये गलत आहार विहार है। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले दिन में जाकर बहुत सारा वजन उठा के गलत एक्सरसाइज कर लेने से मसल्स डैमेज हो जाती है और उससे इस प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ एक्सरसाइज करने को मना नहीं कर रही, एक्सरसाइज करिए, ग्रेजुअली करिए, एक दिन में एवरेस्ट मत चढ़िए, धीरे धीरे एवरेस्ट चढ़िए। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप अपने लाइफ स्टाइल को सेट करोगे,
खाना पीना इस प्रकार से खाओगे कि अपान वायु प्रकोपित नहीं हो, डाइजेशन अच्छा हो, तो आपका वेरिकोसील ठीक हो जाएगा। और पर्टिकुलरली जिस व्यक्ति ने अपॉइंटमेंट बुक किया, यदि आपको ओलिगोस्पर्मिया है, जो कि आपने पूछा था, उसमें ओलिगोस्पर्मिया के लिए आपको पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, वो सारे आहार विहार का आप सेवन करें और जो भी मैंने उसमें इंस्ट्रक्शन बताए हैं ओलिगोस्पर्मिया के, उन सबको फॉलो करें तो आपको ओलिगोस्पर्मिया आपका ठीक हो जाएगा। आईवीएफ जो आप करवाना चाहते हैं, आईवीएफ तो आप कभी भी करवा सकते हैं। आईवीएफ तो अगर आपके स्पर्म काउंट 1 मिलियन भी होते हैं तो भी आप करवा सकते हैं, आपके तो 9 मिलियन है तो कोई टेंशन ही नहीं है। और जो सर्जरी का आपने सवाल पूछा था वो मैं आपको क्लियर कर दिया। वेरिकोसील के केस में सर्जरी कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सर्जरी करा भी लोगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक टिकेगी, उसके बाद आपको फिर से वेरिकोसील डेवलप हो जाएगी। सर्जरी कब कराना है ये ध्यान रखना, यदि स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो गई है और आपको पेन हो रहा है, पेन उठने की वजह से आपकी रेगुलर डे टू डे लाइफ जो है ना वो प्रॉब्लम में आ रही है। अब आपको काम ही करते नहीं बन रहा है, ऑफिस में परेशान रहते हो, कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, दर्द होता है, तो सर्जरी करा लो, कम से कम कुछ समय के लिए लाइफ सही रहेगी। लेकिन सर्जरी कराओ चाहे नहीं कराओ, जो मैंने प्रिकॉशन अभी आपको समझाए हैं उनको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपका कोई सवाल है, कोई हेल्थ इशू है जिसके ऊपर आप फुल डिटेल में जानकारी चाहते हो, तो प्लीज आप वेबसाइट के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक करिए। यदि कोई जनरली सवाल है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। यदि वेरिकोसील की आपको प्रॉब्लम है और आपके साथ कुछ डिफरेंट हो रहा है जो कि मैंने वीडियो में नहीं बताया, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।